नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एवं पॉलिटिकल ट्रेनर आप सभी के बीच एक बार फिर अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से आप सभी के बीच आया हूं। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एवं शेयर जरूर कर दें ताकि आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां मेरी पहुंचती रहे। साथियों, यूं तो हम कई वीडियो में इम्तिहान के बारे में, परीक्षा के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में। मैं आपको ऐसी 4 या 5 ऐसी टिप्स पर बात करूंगा जो आपको एग्जाम में, आपके परीक्षा में, हर पेपर में 4 या 5 नंबर को बढ़ाने में मददगार होंगी। जी हाँ साथियों, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। आप अपने दोस्तों तक ये मेरा वीडियो जरूर शेयर करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो का विषय कैसा लगता है। जी हाँ साथियों, आप पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं। आप रेगुलर अपने पढ़ने का टाइम टेबल आपने बना कर रखा है। उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप अपने सारे विषयों का तैयारी कर रहे हैं, सारे विषय को याद कर रहे हैं, सारे विषय का रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन आप पढ़ते बहुत अच्छा है, आपको याद सब कुछ है, आपको सभी विषयों को अपने क्रमबद्ध तरीके से तैयार भी किया है, लेकिन आपके नंबर कम आते हैं। उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है, किस क्रम में लिखना है, क्या हमें सावधानी बरतनी है, जिन सावधानियों को लेकर मैं बात करूंगा उन सावधानी से आपके हर पेपर में 4 या 5 नंबर कट जाते हैं, जबकि आपको आता पूरा है। आपने पूरा पेपर अपने एक एक सवालों को सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आपके पेपर में लिखने की शैली क्या हो, इस शैली के बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। आइए हम बात करते हैं उसी शैली के बारे में। आप कितना पढ़ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितना याद किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितने घंटे रोज अपनी पढ़ाई की इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो केवल आपका रिजल्ट पूछेंगे और वो देखेंगे आपके रिजल्ट में कितने मार्क्स आए हैं, आपकी क्लास के अंदर क्या रैंक आई है, आपकी जिले के अंदर क्या रैंक आई है, आपकी प्रदेश के अंदर क्या रैंक आई है। इन्हीं छोटी छोटी बारियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलता है, जब आपके हाथ में परीक्षा का पर्चा मिलता है, तो सबसे पहले हम पूरी पेपर पर, क्वेश्चन पेपर पर पूरे पर नजर दौड़ाते हैं और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी लिखने की स्पीड क्या है। जी हाँ साथियों, कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो होता है, एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के अंदर क्या फर्क होता है? एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के अंदर केवल यही फर्क होता है कि वो अपने लिखने की प्रैक्टिस को भी एग्जाम हॉल की तरह घर में तैयार करता है। जी हाँ, वह उत्तरों को लिख लिख कर याद करता है और अपने आप 10 या 12 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेता है। फिर वो अपनी घड़ी में टाइमर लगा के देखता है कि हमने इतने सवालों को हल करने में या इतने प्रश्नों के उत्तर को लिखने में कितना समय लगाया है। इसी तरह हमारी राइटिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। कई लोगों की राइटिंग बहुत सुंदर होती है, कई लोगों की राइटिंग एवरेज होती है, कई लोगों की राइटिंग बहुत बुरी होती है। हम लोगों के मन में या छात्रों के मन में बड़ा भ्रम होता है, उनके मन में भ्रम होता है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। जी हाँ साथियों, लेकिन ऐसा पूर्णतया सत्य नहीं है। राइटिंग अच्छी होने का अर्थ केवल यह है कि राइटिंग अच्छी होने से कॉपी को जांचने वाला निरीक्षक जो होता है, परीक्षक जो होता है, वो आपको उसको आपके उत्तर को पढ़ने में आसानी होती है। राइटिंग बुरी होने का मतलब ये नहीं है कि वो है आपके नंबर काटेगा, लेकिन राइटिंग अच्छी या बुरी हो सकती है, ये आपकी लिखावट पर निर्भर कर सकता है, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स को अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए भी जरूर प्रयास करना चाहिए। अगर राइटिंग बुरी होना बुरी बात नहीं है, राइटिंग बुरी होने से नंबर नहीं कटते, लेकिन यदि वो आपकी राइटिंग बुरी होने के बावजूद भी रीडेबल है, पढ़ने के योग्य है, यदि परीक्षक को आपका एक एक शब्द उत्तर में लिखा हुआ समझ में आ रहा है, तो राइटिंग बुरी होने पर भी आपके इम्तिहान में नंबर नहीं कटेंगे। कई बार ये होता है कि आप उत्तर लिखते हैं, उत्तर 10 या 12 लाइन का है, आपने उत्तर लिखा, किसी प्रश्न का उत्तर लिखा, उस उत्तर में आपके 1 या 2 शब्द गलत हो गए हैं, तो उन शब्दों को हम काटते कैसे हैं? उन शब्दों को यदि हम एक सिंगल लाइन रख के काट देते हैं तो उससे कॉपी हमारी सुंदर भी दिखती है और उससे कॉपी का सुंदरता भी नहीं जाती और परीक्षक को भी देखने में अच्छा लगता है। यदि हम अपने गलत शब्दों को इस तरीके से
गूंद कर काटते हैं, इस तरीके से पूरे में स्याही लगा देते हैं, उससे कॉपी भी गंदा हो जाता है और परीक्षा को भी अच्छा नहीं लगता है। इससे भी छात्रों के नंबर बोर्ड के एग्जामों में कट जाते हैं। कई बार याद होता है कि आप प्रश्नों के हल कर रहे हैं, उत्तर हल कर रहे हैं, आपको पूरा प्रश्न आता जा रहा है, आपको यह भी पता है कि वह प्रश्न किस चैप्टर से आया है, आपको यह भी पता है कि उस चैप्टर के किस पैराग्राफ से आया है, लेकिन आपको उत्तर याद नहीं आ रहा है। कई बार आते हुए क्वेश्चन को भी, आंसर को भी लोग छोड़ आते हैं या गलत कर आते हैं। क्यों? क्योंकि हड़बड़ाहट, जल्दी, इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। यदि आपकी स्पीड स्लो होगी इम्तिहान में लिखने की, तो आपको आखिरी के जो क्वेश्चन है उनको, आंसर को हल करने में हड़बड़ाहट होगी, जल्दबाजी होगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल होते हैं जिनको सोचने का वक्त चाहिए होता है। यदि स्पीड स्लो होगी तो उन क्वेश्चन के आंसर को सोचने का भी आपको वक्त नहीं मिलेगा और आप कई बार बगैर सोचे समझे भी इम्तिहान हॉल में, परीक्षा की कॉपी में लिख कर आते हैं। लेकिन जैसे ही आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते हैं तो आपको क्लिक करता है, अरे ये तो मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सोचने का वक्त यदि मिल जाता तो मैं इसको सही लिख सकता था। इसलिए स्पीड बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्पीड पे हमें बहुत ध्यान देना होगा, सभी छात्रों को अपनी स्पीड बरकरार रखनी होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है और हम उसको छोड़ आते हैं। छोड़ना नहीं है। एवरेज स्टूडेंट में और रैंकर जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर यही फर्क होता है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है कि उसको जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को छोड़कर आता है, वो घर पर आकर बड़े खुश होकर बोलता है मैंने तेरा पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, केवल 2 क्वेश्चन छोड़े। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है 2 क्वेश्चन छोड़ने पर वो कितने लोगों के पीछे चला जाता है, उसका रिजल्ट कितना प्रभावित होता है। यदि आपके सामने भी यही स्थिति बनती है कि आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप उस पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसमें यह फोकस करें कि यह क्वेश्चन किस चैप्टर से है। यदि आपको वो चैप्टर याद आ जाता है तो फिर याद करें कि वो क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ से है। यदि आपको पैराग्राफ भी याद आ जाता है तो आप चैप्टर और पैराग्राफ के वो मध्यस्थता बनाकर, चैप्टर और पैराग्राफ से कॉम्बिनेशन बनाकर आप प्रश्न के उत्तर को हल कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपको कोई भी, मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आपको उस प्रश्न किस पार्ट से है, किस चैप्टर से, उसको संबंधित प्रश्न को हल जरूर करना है। क्योंकि जब प्रश्न आप हल करेंगे तो आपको परीक्षक उस प्रश्न के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ नंबर देगा, जो कि आपके छोड़कर आने पर, उस प्रश्न को छोड़कर आने पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा और आपके पूर्णांक और प्राप्तांक में एक भी नंबर आपके प्राप्तांक में ऐड नहीं होगा। जब आपको कोई प्रश्न आधा अधूरा आता है तो उसमें हमें एक चीज को और ध्यान रखना है कि जब हमारे छात्रों को प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उस उत्तर को पॉइंट वाइज बनाकर लिखने की कोशिश करते हैं। ये गलती छात्र कभी मत करें, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से आपका हर बिंदु परीक्षक की निगाह में आसानी से आ जाएगा और उसको गलत होने पर पूर्णतः गलत माना जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते नहीं है या कम आते हैं या आधा भूल रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप पैराग्राफ बनाकर, हेडिंग बनाकर जरूर लिखें। हेडिंग ऐसी लिखें जो आपके चैप्टर से, आपके टॉपिक से मैच करती होंगी। तो कई बार क्या होता है, परीक्षक हेडिंग देखकर भी आपकी कॉपी को टिक मारकर, आपकी कॉपी को जांच कर सही करके उसमें नंबर देने का काम कर देते हैं। होता है हर प्रश्न के उत्तर में 4 या 5 कीवर्ड जरूर होते हैं। यदि आप उन कीवर्ड को अंडरलाइन करके लिखेंगे तो परीक्षक को एक पेज का प्रश्न का उत्तर पढ़ने का यदि समय नहीं होगा, यदि वो आपके प्रश्न का उत्तर आधा पेज का पढ़ना नहीं चाहेगा, पढ़ने का समय नहीं होगा, इच्छा नहीं रखेगा, चाहेगा नहीं, तो वो आपके कीवर्ड्स पे अगर निगाह मारकर देखेगा, यदि वो कीवर्ड आपके टॉपिक से मैच कर रहे होंगे तो आपको जरूर उस प्रश्न के उत्तर में नंबर आपको मिलेंगे, आपके नंबर कटेंगे नहीं। और यदि आप जैसे मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन आती है, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है, उस फाइनल रिजल्ट को आपको एक बॉक्स के अंदर, सर्किल के अंदर कर देना है, एक चौकोर बॉक्स के अंदर कर देना है, ताकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो परीक्षक, आपका एग्जामिनर, परीक्षक आपका पूरा इक्वेशन देखेगा। इक्वेशन में यदि कहीं भी मात्र थोड़ी सी गलती हो गई तो आपके नंबर कट जाएंगे। यदि आपने अपने उत्तर को बॉक्स के अंदर कर दिया है तो बॉक्स के अंदर यदि आप करेंगे तो बॉक्स के अंदर केवल परीक्षक फिर रिजल्ट देखेगा। उसका रिजल्ट यदि आप उसका सही होगा तो परीक्षक उसको चेक करते हुए उस विषय में, उस क्वेश्चन में भी आपको नंबर दे सकेगा। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उत्तर पुस्तिका में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं
तो उसका रिजल्ट आता है, उसके रिजल्ट का जो वोल्ट लिखना पड़ता है, एम्पियर लिखना पड़ता है, यूनिट, उस यूनिट को हम कई बार छात्र क्या होते हैं, रिजल्ट तो पूरा सही आ जाता है, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर में 6 एम्पियर आया तो छात्र कई बार जल्दबाजी में 6 अकेला लिख देते हैं। यदि उसके यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो आपके उस स्थिति में भी आपके परीक्षा में नंबर कट सकते हैं। इसलिए उत्तर की में जो यूनिट से जिस संदर्भ में भी क्वेश्चन आया हो उस संदर्भ का आंसर का यूनिट जरूर लिखें, चाहे एम्पियर हो या वोल्ट हो, जो भी हो, क्योंकि यूनिट में लिखने से उस क्वेश्चन को ही सही माना जाएगा, तभी आपको परीक्षक के द्वारा उसमें नंबर प्राप्त हो सकेंगे। और कई बार हमें एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि दो चीजों के बीच में अंतर करना है। कई बार हम लिखते हैं ना, बीच में 2 लाइन खींच के एक इस तरफ हेडिंग डालते हैं, एक इस तरफ हेडिंग डालते हैं, अंतर करते हैं। डिफरेंशिएशन वाले जो प्रश्न उत्तर आते हैं तो एक पॉइंट के बाद, जैसे आपने एक पॉइंट लिखा वो 3 लाइन का है, और नीचे जब दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं तो उन 3 लाइन के लिखने के बाद एक लाइन का गैप जरूर छोड़ दें, ताकि परीक्षक को ये देखने में आसानी हो कि दूसरा बिंदु कहाँ से शुरू हुआ है, और ऐसे में उसको आसानी भी होगी, दूसरा कॉपी भी सुंदर दिखेगी। जब कॉपी सुंदर दिखती है, लिखावट सुंदर दिखती है, कॉपी की सजावट सुंदर दिखती है और उसके अंदर कटिंग प्रॉपर होती है या कम होती है, तो आपको परीक्षक नंबर देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। लेकिन क्या होता है, कई बार हम अव्यवस्थित तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं, जैसे सीक्वेंस बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपके प्रश्नोत्तरी में या आपके परीक्षा में 10 सवाल आए हैं या 10 क्वेश्चन आए हैं, तो आपने पहला क्वेश्चन यदि आपको आ नहीं रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा चौथा आ रहा है, तो तीसरा चौथा जरूर लिखें। लेकिन तीसरे चौथे के बाद यदि 5वां 6वां आ रहा तो वो क्रम आप बरकरार रखें। तीसरे चौथे के बाद पहला दूसरा ना लिखें। इससे क्या होगा, इससे परीक्षक बड़ा इरिटेट हो जाता है, उनको कॉपी चेक करने में बड़ी दिक्कत होती है, और आपका कई बार सही उत्तर होती हुई भी उस उत्तर में से 1 या 2 नंबर जरूर कट जाते हैं, जिससे आपका रिजल्ट प्रभावित होता है। जो क्रम बिगड़ रहा है उन सारे क्रम को बिगड़ते हुए क्रम वाले प्रश्नों के यदि उत्तर आपको याद आ रहे हो बाद में करना है, तो वो परीक्षक कॉपी में जब पूरा संपूर्ण आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें संतुष्टि होकर, जो भूले क्वेश्चन जो याद आ रहा है वो पीछे सीक्वेंस बनाकर लिखेंगे, तो इसमें भी परीक्षक को बड़ी आसानी होती है। जी हाँ साथियों, छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम अपने 1-1, 2-2 नंबर करके बचा सकते हैं। यदि आपके 6 विषय हैं, 5 विषय हैं, एक विषय में इस तरीके से 5 नंबर यदि आपने बचा लिए या बना लिए या बढ़ा लिए, तो आपके 25 नंबर बढ़ जाते हैं। 5 विषयों के हिसाब से, 6 विषयों के हिसाब से 30 नंबर बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी परीक्षा परिणाम में यदि कुछ अंक जोड़ते हैं तो वो प्रतिशतता में कन्वर्ट होता है और आपका रिजल्ट हो सकता है 1-1, 2-2 के नंबरों के जोड़ने के माध्यम से बहुत अच्छा रिजल्ट नतीजा आ सकता है, जो कि आपकी साल भर की मेहनत का परिणाम है। जी हाँ साथियों, हर तरह के वीडियो में यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर वीडियो में इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान लेकर आता हूँ। आप यदि इस चैनल में नए हैं या इस चैनल को आपने पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरा वीडियो देखा और मेरे वीडियो को देखकर लोगों तक शेयर करते हैं, उसमें कमेंट करते हैं। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है इस वीडियो के अंदर क्या और छूट गया है, क्या कंटेंट छूट गया है, या हमें आगे और किन विषयों पर वीडियो बनाना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद साथियों।